हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो बच्चे, आज से आपकी एक नई सीरीज हम कहेंगे स्टार्ट हो रही है और ये है आपके स्टैटिक जीके की। ठीक है, स्टैटिक जीके मतलब वो क्वेश्चन जो कि किसी जीके के कोर सब्जेक्ट से परे होते हैं। ठीक है, परे मतलब ना तो ज्योग्राफी के हैं, ना वो हिस्ट्री के हैं, ना ही वो पॉलिटी के हैं। तो जो कोर सब्जेक्ट है उसके अलावा जो मिसलिनियस टॉपिक है, वो जो आपके क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, वो बच्चे हम करेंगे। ठीक है, और बेसिकली ये क्या है, पिछले 5 साल, ठीक है, 2018 से जो है हमारे जितने भी क्वेश्चन पेपर रहे हैं एसएससी जेई के, उसमें हमने छांट छांट करके निकाले हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो उनका जो बेसिक है वो तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसका एडवांस कितना और पूछा जा सकता है वो उसके एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे। और ये इसका जो फायदा है, ये सिर्फ एसएससी जेई वाले बच्चों को नहीं मिलेगा, बल्कि बच्चे जितने भी स्टूडेंट एनएचपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मिलेगा। ठीक है, एनएचपीसी में जो सेकंड नंबर पे हाईएस्ट वेटेज वाला जो सब्जेक्ट है वो है आपका मिसलिनियस, यानी कि स्टैटिक जीके। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर सबसे ज्यादा है और करंट अफेयर के बाद में दूसरे नंबर पे जो है आपका स्टैटिक वाला पोर्शन है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से बच्चे आपको सेशन देख रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से आपके पीवाईक्यू भी सॉल्व हो रहे हैं और दूसरा जो है आप लोग की प्रैक्टिस भी हो रही है। ठीक है, दोनों चीजें एक साथ करेंगे और एनालिसिस भी करिए खुद को कि कैसे कैसे जो है आप लोग कर पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं। वन सेकेंड बच्चे, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, सबसे पहला है कि बहुत आसान सा है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है। तो क्लासेस जो है लाइव नहीं होंगी। ठीक है, आपको प्रीमियर तो दिखेगा, लेकिन बच्चे क्लासेस जो है आपके रिकॉर्ड फॉर्मेट में है। ठीक है, रिकॉर्ड फॉर्म में है, तो ईमानदारी से मेरे क्वेश्चन पूछने के बाद में आंसर कर लेना खुद से। ठीक है, भारतीय सिनेमा का जन्म कहा जाता है दादा साहेब फाल्के को। किसे कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। ठीक है, इनके बारे में एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली मूवी जो बनी थी कौन सा साल में बनी थी, किसने बनाई थी। तो बच्चे सबसे पहली जो साइलेंट मूवी थी राजा हरिश्चंद्र थी, मूक फिल्म थी ये, मतलब इसमें आवाज नहीं थी। ठीक है, एक्टर सिर्फ एक्ट कर रहे थे और 1913 में जो है आपकी ये बनी थी। ठीक है, पहली इंडियन मूवी थी जो रिलीज हुई थी। उसके बाद बच्चे कुछ साल बाद राजा हरिश्चंद्र के पहली बार मोशन पिक्चर आई जिसमें की आवाज थी। ठीक है, ये आई आपकी आलम-आरा। ठीक है, आलम-आरा लगभग 2013 के 2 साल बाद यानी कि 2015 में जो है आपकी आलम-आरा आती है और इसे डायरेक्ट किया जाता है आरदेशर ईरानी के द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में आता है इंडियन सिनेमेटोग्राफी लॉ। ये आता है बच्चे 1918 में। आप ईयर देखिए, 13 के बाद से कहानी स्टार्ट होती है, 13 के बाद में 15, 15 के बाद में 18। ठीक है, 18 में जो है आपका इंडियन सिनेमेटोग्राफी लॉ आता है। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जाता है बच्चे, सिनेमा हॉल्स के लिए जो है आपका लाइसेंस देना स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, और जो हमारी अपनी फिल्म्स है या फिर जो हमारी फॉरेन की फिल्म्स है उन पे सेंसरशिप लगाना जो है आपका स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये लॉ भी आपको याद रखना है, 1918 में आया था। ठीक है, द बोर्ड ऑफ सेंसस वाज एस्टैब्लिश्ड इन द प्रोविंसेस बिगिनिंग द 1920। ठीक है, मतलब कि 1920 में जो है आपके ये इस तरीके से बोर्ड बनने लगे थे जिन्होंने कि सेंसरशिप का काम स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे कहानी आपको याद रखनी है। या फिर कह सकते हैं कि भारत में भारतीय सिनेमा का जो डेवलपमेंट हुआ, जो विकास हुआ, वो किस तरीके से हुआ। तो 1913 से कहानी शुरू होती है, उसके बाद में 1915 है, उसके बाद में आपका 1918 है। ठीक है, अच्छा, अब रीसेंट की भी इससे कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो दादा साहेब फाल्के के नाम पे बचे उसके बाद एक भारत में सिनेमा के क्षेत्र में जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता, बहुत अधिक होता है, उनको जो है सब सर्वोच्च सम्मान इसे माना जाता है सिनेमा के क्षेत्र का। तो इस साल 2025 में ये पुरस्कार जीता है मोहनलाल ने। ठीक है, ये बच्चे कौन से सिनेमा के एक्टर हैं? ये हैं आपके मलयालम फिल्म के मूवीज के जो है बहुत ही फेमस जो है आपके सुपरस्टार है मोहनलाल। इनको जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है 2025 का। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। बहुत बेसिक सा है, इनका नाम है बच्चे बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट में जो है आपकी चढ़ी थी और ये पहली इंडियन वुमेन थी। ठीक है, और क्या याद रखेंगे? ईयर याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। 1984 में जो है आपका ये यहाँ पे चढ़ी थी और उसके बाद में 2019 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण दिया है। ठीक है, तो अभी जो है ये दोनों तो जो खबरें हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की बछेंद्री पाल, बहुत बेसिक सा हो गया है। 1984 में आपकी पहली बार चढ़ी थी, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब ये है बच्चे आपका पद्म भूषण इनको कब मिला है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, 2019 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है।
अच्छा, नेहरू ट्रॉफी भारत में किस खेल से संबंधित है? ठीक है, नेहरू कप नहीं है, नेहरू ट्रॉफी है। तो नेहरू ट्रॉफी जो है आपका ये है बोट रेस से। ठीक है, नौकायन इसे हिंदी में कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका बोट रेस है। बोट रेस के बारे में मुझे ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कहाँ पे होता है ये बोट रेस? होती है आपके केरल में अलपुजा के पास पुनमदा झील में। ठीक है, केरल में अलपुजा नाम की जगह है, वहां पे एक लेक है पुनमदा झील। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका नेहरू ट्रॉफी बोट रेस की जाती है। इस साल के विनर की अगर हम बात करें तो 2025 में ये जो है आपका वियापुरम, ठीक है, वियापुरम विलेज का नाम है, उन्होंने जो है आपको ये जो नेहरू ट्रॉफी है वो जीती है। ठीक है, तो ये भी बच्चे याद रखिएगा। ठीक है, अगला है लोकतंत्र समर्थक अभियान चलाने वाली आंग सान सू की निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो हमारा एक पड़ोसी देश है म्यांमार। अभी तो इनकी सरकार बच्चे यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो म्यांमार की बहुत ही फेमस जो है आपकी लीडर रही आंग सान सू की। ठीक है, कहाँ की है? म्यांमार की है। इनकी पार्टी भी जो है आपका एग्जाम में पूछे जा सकती है। तो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इनकी पार्टी का नाम है। ठीक है, ये है आपकी आंग सान सू की। अगला बच्चे, उसेन बोल्ट प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री हैं, आपके मुक्केबाज हैं, एथलीट हैं या फिर क्रिकेटर हैं? तो ये जो है आपके बहुत ही फेमस एथलीट है ना, धावक है बच्चे उसेन बोल्ट। दूसरा क्या है कि इनकी कंट्री का नाम भी पूछा जा सकता है। तो इनकी कंट्री का नाम याद रखेंगे, ये है आपके जमैका से। ठीक है, उसेन सेंट लियो बोल्ट इनका पूरा नाम है, और ये जो है जमैका के सेवानिवृत्त यानी कि अब रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, और ये जो है बच्चे बहुत ही महान धावक जो है माने जाते हैं अपने टाइम पीरियड पे। ठीक है, जमैका की अगर हम बात करें तो कैरेबियन सी में जो है आपको एक अमेरिकन कंट्री जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, जमैका है। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है, यहाँ की जो कैपिटल है वो है किंगस्टन। ठीक है, कहाँ पे है? किंगस्टन, यहाँ की राजधानी है। तो याद रखेंगे आपके सेंट लियो बोल्ट, उसेन सेंट लियो बोल्ट इनका पूरा नाम है, और जमैका के आपके धावक है उसेन बोल्ट। अच्छा, निम्नलिखित में से संगीत में प्रातःकालीन राग कौन सा है? इसका मतलब है कि कौन सा ऐसा राग है जो कि सुबह के समय गाया जाता है। ठीक है, सुबह के समय इनमें से कौन सा वाला राग गाया जाता है? तो बच्चे सुबह के समय इनमें से कौन सा है आपका? यह है भैरवी। ठीक है, भैरवी राग, राग भैरव या फिर भैरवी राग, ये आपका गाया जाता है सुबह के समय। कागजी मुद्रा का प्रयोग करने वाला सबसे पहला देश कौन सा है? तो बहुत बार आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, ये बच्चे आपका चाइना। ठीक है, कहाँ पे सबसे पहले इस्तेमाल किया गया है? चाइना में किया गया है। अगला है पृथ्वी दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये बच्चे आपका वर्ल्ड अर्थ डे। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी डेज है ना, वाटर हो गया, अर्थ हो गया, ये सारी के सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और पृथ्वी दिवस जो है आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब आता है ये आपका? 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा बच्चे आपके अप्रैल की अगर हम बात करें तो अप्रैल में और कौन से दिवस आते हैं? अप्रैल में आपका वर्ल्ड हेल्थ डे आता है 7 अप्रैल को। ठीक है, मलेरिया डे भी आता है 25 अप्रैल को। ठीक है, उड़ीसा फाउंडेशन डे, उड़ीसा बना था 1 अप्रैल को। नेशनल पंचायती राज डे ये आता है आपका 24 अप्रैल को। ठीक है, तो इनको भी आपको याद रखना है। उसके अलावा बच्चे 1970 में पहली बार 22 अप्रैल को ये दिन मनाया गया था, पृथ्वी दिवस मनाया गया था। ठीक है, और ये आपका क्यों मनाया गया था बच्चे? इस दिन जो है आपका यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा ये जो है आपका 1970 में मनाया जाना जो है आपका ये शुरू हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। उसके अलावा अप्रैल में और भी जो है आपके बहुत फेमस डेज आते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये भी आपका बहुत फेमस है। ये आप विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये आता है बच्चे आपका 31 मई को। कब आता है? 31 मई को आता है। और मई में इसके अलावा और भी जो है आपके इंपॉर्टेंट डेज हैं। इसमें जैसे कि आपका 1 मई को आता है लेबर डे। ठीक है, उसके बाद जो है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे आता है, ये आपका मई 3 को आता है। फिर आपका इंटरनेशनल नर्स डे है। ठीक है, ये आपका 12 मई को आता है। ठीक है, उसके बाद में जो है आपका वर्ल्ड नो टोबैको डे आता है, जैसे 31 है ना, 31 मई को जो आपका आता है तंबाकू निषेध दिवस। तो ये बच्चे आपको याद रखना है। इनमें से नर्सेस डे ये भी ऑलरेडी जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये तो आपका बहुत बार पूछा जाता है। लेबर डे ये आता है आपका 1 मई को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेज हैं आपके मई के। अगला है बारीक चित्रित कपास गोलकुंडा, कपास यानी कि कॉटन, कॉटन यानी कि कपड़े पे। ठीक है, सूती कपड़े पे जो है आपका गोलकुंडा में, गोलकुंडा एक जगह है, वहां पे जो है आपका इस तरीके से एक पेंटिंग बनाई जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? इस पेंटिंग का नाम आपको बताना है, जो कि कपड़े पे बनाया गया है। ठीक है, और ये जो है आपका हाथों से कलाकारी की गई है कपड़े पे। इस पेंटिंग को क्या कहा जाता है? और ये पेंटिंग आपकी फेमस है कहाँ पे? गोलकुंडा पे। ठीक है, तो ये बच्चे आपका है कलमकारी। ठीक है, ये आपकी है कलमकारी। कलमकारी का एग्जाम्पल है आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कलमकारी जो पेंटिंग्स है ये भारत के कौन से क्षेत्र में फेमस है? तो ये बच्चे आपका है दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत में आपको दिखेगा एक प्रकार से जो है आपका हाथ में
हाथ से चित्रित सूती कपड़ा है जो कि भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में उत्पादित होता है। कलमकारी में केवल प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल किया जाता है। भारत में कलमकारी कला की दो विशिष्ट शैलियां हैं, एक आपका मछलीपट्टनम शैली है और दूसरी आपकी श्रीकालहस्ती शैली है। ठीक है, तो श्रीकालहस्ती शैली या फिर आपकी मछलीपट्टनम शैली आपको पूछा जाएगा ये किसकी शैलियां हैं। ठीक है, तो ये शैलियां किसकी हैं, ये है आपकी पेंटिंग्स की। ठीक है, ये है आपकी चित्रकारी की शैलियां। ठीक है, इसे बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से भारत में निर्मित पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। सबसे पहले नदी घाटी परियोजना जो भारत में बनाई गई, भारत में डेवलप की गई, यह बच्चे आपकी दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है। इसे डेवलप किया गया अलग अलग जगहों पे। ठीक है, ये मतलब ऐसा नहीं कि दामोदर नदी पे एक ही डैम बना दिया गया और वो जो है आपका भारत का पहली परियोजना है। इसके अंतर्गत दामोदर नदी की सहायक नदियों में डैम बनाया गया, दामोदर नदी में डैम बनाया गया। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी परियोजना बच्चे आपका ही था। देश जब आजाद होता है 1947 में ना, उसके एक साल बाद ही जो है 1948 में जो है आपका स्टार्ट हो गया था बच्चे। ठीक है, 3 हाइडल स्टेशन तिलैया है, मैथन है, पंचायत बांध है। ठीक है, मैथन में गैस टरबाइन इकाई से जुड़े हुए हैं। दामोदर नदी पर 4 बहुउद्देशीय परियोजना 1948 से लेकर के 1959 के अवधि के दौरान बनाए गए थे। कौन कौन से? तिलैया है, तिलैया जो है आपका बराकर नदी पे बनाया गया है। ठीक है, बराकर नदी जो है इसी की सहायक नदी है। कोनार है बच्चे, कोनार जो है आपका कोनार नदी पे बनाया गया है हजारीबाग जिले में। ठीक है, मैथन है, मैथन भी आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना से एक है जो कि आपका बराकर नदी पे बनाया गया है। तो बेसिकली इनके नाम याद रखना, तिलैया है, कोनार है, मैथन है। ठीक है, ये सारे के सारे डैम है जो कि इस परियोजना का हिस्सा है। इस परियोजना के अंतर्गत जो है आपके ये बनाए गए थे। अगला है WWF विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है। मतलब जब आप WWF को देखते हैं तो इसका लोगो पूछा हुआ है। इसका लोगो क्या है बच्चे? तो इसका लोगो यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, तो इसका लोगो आप लोग देख रहे हैं, क्या है बच्चे? ये है आपका पांडा, है ना, ये है आपका बच्चे पांडा। तो ये बच्चे आपको थोड़ा सा याद रखना है कि WWF के बारे में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके बारे में आपको ये 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, इसका लोगो क्या है? तो लाल पांडा जो है इसका लोगो है। ठीक है, इसका स्थापना 1961 में आपका ये बना था। इसका हेडक्वार्टर जो है आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो इसके प्रेसिडेंट जो है आपके आदिल नजम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है WWF। अगला है बच्चे, भारत में सबसे बड़े नियोक्ता का नाम बताइए। सबसे बड़े नियोक्ता का मतलब क्या है? इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सरकारी क्षेत्र की हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर की हो सकती है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज को, सबसे ज्यादा लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट देती है। ठीक है, तो ये जो आंकड़ा है बच्चे ये आपका चेंज होता रहता है। फिलहाल इसका जो आंसर था ये था आपका इंडियन रेलवे। ठीक है, भारतीय रेलवे है। लेकिन वैसे अगर आप लोग देखेंगे ना, रिसेंट में आपको एक डेटा दिखाती हूँ। रिसेंटली बच्चे आपका ये 2024 की बात हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अगर आप देखेंगे लगभग जो है आपके 29 लाख लोग हैं। ठीक है, इंडियन रेलवे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके 12 लाख लोग हैं। ठीक है, TCS की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके 6 लाख लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा सकता है कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे TCS सबसे बड़ा नियोक्ता है। ठीक है, जो सरकारी क्षेत्र है वहाँ पे आपका इंडियन रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये जो है आपके बच्चे पहले और दूसरे नंबर पे है। लेकिन अधिकतर जो है ऑप्शन में डिफेंस नहीं दिया जाता, सिर्फ रेलवे दिया जाता है, इसीलिए जो है आंसर आपका इंडियन रेलवे आता है। ठीक है, ये बच्चे याद रखना। अगला है, हरेली किस राज्य का फसल उत्सव है? ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और ये बच्चे आपका है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ऐसा ही एक त्योहार है उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है, उसका नाम है हरेला। ये है आपका हरेली। ठीक है, हरेली है। तो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, यहाँ पे और भी बच्चे फेस्टिवल्स हैं जो कि मनाए जाते हैं, पूरे देश भर में फेमस है। जैसे कि आपका बस्तर दशहरा है। एक बच्चे आपका दशहरा हम मनाते हैं जिसे हम विजयदशमी भी कहते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा रावण के पुतले फूके जाते हैं, तो वो आपका विजयदशमी का त्योहार है। पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है आपका हर्षोल्लास से सेलिब्रेट किया जाता है। उसके पीछे रीजन जो है आप सभी को पता है कि रावण का वध जो है आपका हुआ था। इस तरीके से जो है आपका अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई की जीत हो गई थी। ठीक है, तो उसका एक सिंबल माना जाता है इसे। लेकिन आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में बच्चे 75 डेज का एक दशहरा सेलिब्रेट होता है, उसे कहते हैं बस्तर दशहरा। ठीक है, 75 दिनों तक आपका ये मनाया जाता है। और इसमें जो है यहाँ पे एक लोकल देवी है दंतेश्वरी, माँ दंतेश्वरी, उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, उसके बाद में आपका मड़ई फेस्टिवल आता है। उसके बाद में आपका गोंचा फेस्टिवल आता है। गोंचा फेस्टिवल आपका सिमिलर है किसके जैसे? जैसे बच्चे आपका रथ यात्रा होती है ना, जगन्नाथ रथ यात्रा, उसी का जो है आपका ये सिंबॉलिक है, मतलब उसी के जैसे है। ठीक है, तो ये है आपका गोंचा फेस्टिवल। फिर आपका राजिम कुंभ मेला। राजिम जो है
इसे हम कह सकते हैं ये छत्तीसगढ़ का प्रयागराज है। ठीक है, जैसे बच्चे उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज है यहाँ पे आपका सरस्वती नदी है, गंगा नदी है और ये आपकी यमुना नदी है ना। ऐसा माना जाता है कि कभी जो है किसी जमाने में यहाँ पे 3 नदियों का संगम था, इसीलिए जो है आपका ये प्रयागराज कहलाता है। ठीक है, इलाहाबाद पहले पुराना नाम था, अभी सरस्वती नदी नहीं है। ठीक है, अभी जो है आपकी दो ही नदी है, गंगा और यमुना। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में एक ऐसी जगह है राजिम नाम की, यहाँ पे भी 3 नदियों का संगम है। यहाँ पे आपके पेरी नदी है, सोंडूर नदी है और महानदी, इन तीनों का संगम होता है, इसीलिए इसे जो है आपको क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहा जाता है। तो राजिम कुंभ मेला लगता है। ठीक है, उसके अलावा जो है बच्चे यहाँ पे आपका भोरम देव फेस्टिवल होता है। भोरम देव बेसिकली यहाँ पे क्या है, जनजातियों की देवता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है पूरा बस्तर क्षेत्र अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए जो है बच्चे यहाँ पे जो पॉपुलेशन आदिवासियों की जो देवता है भोरम देव, उनको पूजा जाता है, उनको माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, भोरम देव फेस्टिवल है, राजिम कुंभ मेला है, आपका गोंचा फेस्टिवल है, मडाई फेस्टिवल है, आपका बस्तर दशहरा है, ये सारे के सारे जो है आपके छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, अपना अपना जो है इनका महत्व है। अगला है जॉन कॉम किस स्टार्टअप के संस्थापक हैं, को फाउंडर जॉन कॉम कौन सी कंपनी के। सभी लोग जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वर्तमान में, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो ये है आपका व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप जब आपकी कंपनी बनी थी ना बच्चे, तो ये आपका जॉन कॉम के द्वारा बनाई गई थी और इसके जो को फाउंडर थे दूसरे व्यक्ति वो थे आपके ब्रायन एक्टन। ठीक है, ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम के द्वारा ये बनाया गया था। कंपनी है आपकी व्हाट्सएप, कब बनी थी, 2009 में। ठीक है, और 2014 में फेसबुक के द्वारा यानी कि मेटा के द्वारा इसे एक्वायर कर लिया गया था। ठीक है, तो याद रखना है आपको 2009 में जो है आपका ये बना था और जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन इन दोनों ने मिलकर के जो है कंपनी बनाई थी। अगला बच्चे, ज्वाला गुटा किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आता है स्पोर्ट्स से। ठीक है, कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं, उनका नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन सा खेल है। तो ज्वाला गुटा जो है आपकी ये बैडमिंटन की बहुत फेमस खिलाड़ी है, भारत के लिए जो है इन्होंने खेला है, अभी भी जो है कभी कभी खेलती हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको रिसेंट कुछ प्लेयर्स के नाम बता रही हूँ जो कि चर्चाओं में है, भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी। एक आपके लक्ष्य सेन है बच्चे, ठीक है, प्रणय एचएस है, ठीक है, एक आपके पीवी सिंधु है, सभी लोग जानते होंगे, अश्विनी पोनप्पा है, तनिषा क्रिस्टो है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जोड़ी है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के, ये जोड़ी काफी फेमस बच्चे आजकल है। पिछले 2-3 सालों में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, भारत के लिए बहुत सारे मेडल इन्होंने जीते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट उन्होंने जीते हैं। ठीक है, तो ये वो खिलाड़ी है बेसिकली जिन्होंने 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था ना, वहां पे भारत को रिप्रेजेंट इन्होंने किया था अलग अलग इवेंट में। ठीक है, तो इन खिलाड़ियों का नाम याद रखना, ये सारे के सारे जो है आपके बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अगला बच्चे आपका एंजल्स एंड डेमंस, ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। एंजल्स एंड डेमंस ये लिखा है आपका डैन ब्राउन ने। किसने लिखा है बच्चे, ये लिखा है आपका डैन ब्राउन ने। बस आपको किताब और किताब के ऑथर का नाम याद रखना है। अच्छा, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। वैसे तो इसका आंसर जो है आपका बदल गया है, लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था बच्चे एग्जाम में तब इसका आंसर क्या था, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, तो ये है इस समय बच्चे इसका आंसर था महात्मा गांधी सेतु। लेकिन अगर आज की डेट में क्वेश्चन आपका बनता है ना, तब आपका आंसर कुछ और होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका धोला सदिया पुल। ठीक है, असम में धोला सदिया जो ब्रिज है भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, लगभग जो है आपका 9.15 किलोमीटर तक आपका फैला हुआ है। और नदी कौन सी है बच्ची, नदी है आपकी लोहित नदी। ठीक है, लोहित नदी ये सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, तो लोहित नदी की सहायक नदी है आपकी लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इस पे जो ब्रिज बना हुआ है ये भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। ठीक है, असम में जो है आपका ढोला सदिया ब्रिज जिसे कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसिद्ध शास्त्रीय भारतीय नर्तक है। अमृता शेरगिल है, सतीश गुजराल है, सोनल मानसिंह है, भीमसेन जोशी है। तो पंडित भीमसेन जोशी बच्चे ये तो बहुत फेमस जो है क्लासिकल सिंगर रहे। ठीक है, ऊपर ये जो दो नाम है अमृता शेरगिल और सतीश गुजराल, ये दोनों ही आपके बहुत फेमस पेंटर है। ठीक है, पेंटर। सोनल मानसिंह जो है ये बहुत ही फेमस जो है आपके शास्त्रीय भारतीय नर्तक रही। इनके बारे में और क्या याद रखेंगे, इनका डांस फॉर्म बचे। ठीक है, ये जो है भरतनाट्यम के लिए बहुत फेमस है। भरतनाट्यम के अलावा जो है ओडिसी नृत्य, ठीक है, भरतनाट्यम और ओडिसी की जो है आपके बहुत फेमस ये डांसर रही। 1992 में सरकार ने पद्म भूषण दिया और 2003 में जो है पद्म विभूषण दिया। अधिकतर जो है जब आप देखते हैं किसी आर्टिस्ट को एक से ज्यादा नागरिक सम्मान मिले हैं, तो जो सबसे लेटेस्ट इनका नागरिक सम्मान होता है ना, वो आपका एग्जाम पूछा जाता है। तो अभी बच्चे आपका ये 2003 में जो पद्म विभूषण इन्हें मिला है ना, वो जो है सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दो नाम थे आपके, अमृता शेरगिल और सतीश गुजराल, दोनों का नाम याद रखेंगे। दोनों ही जो है आपके पेंटर हैं और दोनों की कुछ पेंटिंग्स मैं आपको बता रही हूँ।
ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम का बच्चे लेवल बढ़ता है, पैटर्न चेंज होता है, ठीक है, तो पेपर आपका हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सतीश गुजराल, इनका नाम याद रखेंगे। इनकी बच्चे एक बहुत फेमस पेंटिंग है ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, मीराबाई भी इन्हीं की पेंटिंग है। उसके बाद में बच्चे आपका आता है अमृता शेरगिल, इनकी जो बहुत फेमस है वो है आपके थ्री गर्ल्स। ठीक है, थ्री गर्ल्स जो है इनकी बहुत फेमस जो है पेंटिंग है, तो इनका नाम याद रखना और इनका काम भी याद रखना। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार हैं? आ गया वही पेंटर वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपका आप देखेंगे उदय शंकर है, अल्लाह रखा है, भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी भी मैंने आपको बताया क्लासिकल सिंगर है। अल्लाह रखा जो है आपके तबला वादक रहे। उदय शंकर जो है बहुत ही फेमस जो है आपके नर्तक रहे। ठीक है, अंजलि इला मेनन, आपको नाम याद रखना है। अंजलि इला मेनन को अगर आप देखेंगे ना बच्चे, ये भी काफी फेमस जो है आपकी आर्टिस्ट रही। ठीक है, पेंटर रही, और इनकी कुछ जो है आपकी कलाकृतियां हैं, खिड़की से बाहर देखना, ठीक है, अनुचर, आपका यात्रा, जादूगर की कहानी, ये सारी की सारी जो है इनकी पेंटिंग्स है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है जिसने 2001 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी? ये क्वेश्चन वैसे बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। ठीक है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये बार बार इसलिए पूछा जाता है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था जबकि किसी भारतीय खिलाड़ी ने ऑल इंडियन ये जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये जीता था। ठीक है, तो 2001 में बच्चे किसने जीता था? पुलेला गोपीचंद ने। ठीक है, पुलेला गोपीचंद जो है वही पर्सनालिटी है जो कि आज की जो हमारी बैडमिंटन स्टार है, पीवी सिंधु हो गई, साइना नेहवाल हो गई, उनके गुरु हैं ये। ठीक है, अच्छा, निम्नलिखित में से किस देश के पास में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट है? अगर आप देखेंगे बच्चे यूएनएससी जो यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है ना, वहां पे 5 जो मेंबर हैं वो आपके परमानेंट है, इसीलिए इनको P5 भी कहा जाता है। कौन कौन से है? आपका अमेरिका है, चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, तो इनको जो है सामूहिक रूप में क्या कहा जाता है? P5 कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा है? फ्रांस है। कनाडा के पास नहीं है, जर्मनी के पास नहीं है, जापान के पास भी नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका फ्रांस। बाकियों के नाम याद रखेंगे, एक आपका यूएसए है, आपका यूके है, ये दोनों तो आसान से याद हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में बच्चे आपका चाइना है, ठीक है, और रसिया है, ये दोनों भी याद हो जाएंगे दोनों। ठीक है, जो ऑड है वो है आपका फ्रांस। ठीक है, जो ऑड है वो है आपका फ्रांस। तो 5 कंट्रीज हैं जिनको की स्थायी मेंबरशिप मिली हुई है। कौन सा मंदिर परिसर एक विशाल रथ के आकार का है जिसमें नक्काशीदार पत्थर के पहिए, खंबे और दीवारें हैं? मतलब इस टेम्पल को अगर आप लोग देखें ना तो एक बहुत बड़ा रथ है। ठीक है, और ये रथ जो है आपका, इसे कहते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर बच्चे आपका कहाँ पे है? ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। इसके बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसने बनाया था, इसे नरसिम्हदेव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। और नरसिम्हदेव प्रथम का जो वंश है वो भी आपको याद रखना है, यह आपका पूर्वी गंग वंश। ठीक है, पूर्वी गंग वंश के राजा है नरसिम्हदेव प्रथम। इन्होंने जो है आपको ये बनाया था, 13वीं सेंचुरी में इसे बनाया गया था। ठीक है, और ये जो है बच्चे आपका आर्किटेक्चर थोड़ा सा अपडेटेड विशु महाराणा। ठीक है, राजा का नाम पूछा जाएगा तो नरसिम्हदेव प्रथम, अगर आर्किटेक्ट का नाम पूछा जाएगा तो विशु महाराणा, इन्होंने बनाया था बच्चे इसे। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय भारतीय बांसुरी वादक थे? बांसुरी वादक कौन से इनमें से? तो इसमें से बच्चे आपके हरिप्रसाद चौरसिया। बिस्मिल्लाह खां को हम लोग जाते हैं शहनाई बजाने के लिए। ठीक है, आपके पंडित शिव कुमार शर्मा, इनको जो है आपका संतूर वादक के रूप में जाना जाता है। जाकिर हुसैन जो है आपके ये तबला वादक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया जो है आपके ये है फेमस बांसुरी वादक। ठीक है, उसके अलावा हरिप्रसाद चौरसिया जी का ये भी याद रखना, इनका घराना है आपका सेनिया घराना। ठीक है, घराना कौन सा बच्चे? सेनिया घराना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल का व्यक्ति था और वह चिकित्सा के लिए नोबेल प्राइज का प्राप्त करता था? अब ये जो आपका टॉपिक है ना, अभी रिसेंटली जो है नोबेल दिए गए हैं। ठीक है, अभी जो है आपके रिसेंटली नोबेल दिए गए हैं। तो जो बच्चे आपके नोबेल दिए गए हैं, इनका जो स्टैटिक पोर्शन है ना, उसमें आपका आ सकता है कि रिसेंटली जो है आपका भारत में जो चिकित्सा का नोबेल प्राइज है वो किसने जीता था? तो ये थे आपके डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, एक तो इनका नाम आपको याद रखना है, दूसरा इनका काम याद रखना है कि मिला क्यों था इनको। तो हरगोविंद खुराना को 1968 में, ठीक है, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में नोबेल प्राइज दिया गया था 1968 में। रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली, हरगोविंद खुराना और मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग को संयुक्त रूप से जो है अनुवांशिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में इनके काम के लिए दिया गया था। ठीक है, ये पर्टिकुलरली जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको याद रखेंगे। एक आपका है इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो प्रोटीन बनने में इनका क्या योगदान है वो आपको थोड़ा सा बताए थे उन्होंने, डॉक्टर हरगोविंद, और उनके साथ में जो है आपके 2 और साइंटिस्ट हैं, रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली हैं और मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग हैं। अच्छा,
अब इसकी बात हो रही है तो 2025 का जो विनर है, 2025 के जो विनर है, इनका भी नाम याद कर लेते हैं फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए। ठीक है, तो इसमें से बच्चे आपको याद रखना है, पहला नाम है आपका मैरी, ठीक है, दूसरा नाम है आपका फ्रेडरिक, और तीसरा नाम है आपका शिमोन। ठीक है, तो कैसे इसको याद करेंगे, फ्रेडरिक, मैरी, शिमोन। फ्रेडरिक ने शादी कर ली सिमोन से, ठीक है, फ्रेडरिक, मैरी, सिमोन, इनका नाम याद रखना। अब इनको बच्चे क्यों दिया गया है, इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने बताया कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना वो कैसे काम करता है। ठीक है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे काम करता है। आपको पता है ना कि हम जो इंसान है, जब हम अपने दिन भर के काम करते हैं तो दिन भर के काम करते समय जो है हम पता नहीं कितनी बार कितने सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं उनके कांटेक्ट में आते हैं। देखिए कितने जो है आपके पैथोजेंस हैं, सूक्ष्म जीव हैं जो कि हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमेशा सफाई के साथ में रहना तो पॉसिबल नहीं है ना, कभी ना कभी तो जो है हम ऐसी चीजों को छू लेते हैं, ऐसी चीजों को खा लेते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए खतरनाक है। लेकिन हम हमेशा बीमार नहीं होते हैं। क्यों नहीं बीमार होते हैं, हमारे शरीर के अंदर अगर वायरस जाता है तो पहले उसे लड़ना पड़ता है। किससे लड़ना पड़ता है, हमारे इम्यून सिस्टम से। ठीक है, तो इन्होंने पता लगाया कि इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारे जो टी सेल्स हैं, जो कि इम्यून सिस्टम के जो गार्ड हैं टी सेल्स, ठीक है, वो हमेशा जो खतरनाक जो जीव होते हैं या फिर हमारे शरीर के लिए जो हार्मफुल जो जीव है, ऑर्गेनिज्म है, उन्हीं को जो है अटैक क्यों करते हैं, हमारी अपनी सेल्स को अटैक क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म है जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम बनता है, ठीक है, जिसको जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, ये कैसे वर्क करता है उसको बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया। ठीक है, तो इस चीज के लिए बच्चे इनको जो है 2025 का क्या दिया गया, 2025 का नोबेल प्राइज दिया गया। अगला बच्चे, उत्तरायण के पहले दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। वट पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, ओणम है, पोंगल है। तो इसमें से जो है दो जो दक्षिण भारतीय त्योहार है ना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। एक है आपका पोंगल, ठीक है, तो पोंगल जो है बच्चे आपका उत्तरायण, उत्तरायण बेसिकली पोंगल आपका, पहले पोंगल की बात कर लेते हैं, ये तमिलनाडु में मेनली, लेकिन बाकी जगह भी मनाया जाता है, लेकिन मेनली जो है तमिल लोगों के द्वारा जो है इसे मनाया जाता है। ठीक है, उत्तरायण आपका वो दिन होता है जिस दिन सूर्य ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध है उधर की तरफ जो है जाना स्टार्ट हो जाता है ना। आपको पता है ना कि सूर्य जो है इस तरीके से होता है ना। आप देखते हैं कि 6 महीने जो है दिन छोटे हैं, 6 महीने जो है दिन बड़े हैं। ठीक है, तो क्यों होता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी जो है इस तरीके से पृथ्वी तक पहुंच रही है। ठीक है, तो सूर्य जो है जिस दिन उत्तर गोलार्ध की तरफ चलना स्टार्ट हो जाता है वो आपका उत्तरायण है, दिन बड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। उस दिन को जो है हमारे पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप देखेंगे उत्तरायण और मकर संक्रांति उत्तर भारत में आपका सेलिब्रेट होता है, खास करके पतंग फेस्टिवल के रूप में जो है गुजरात में सेलिब्रेट होता है। पोंगल की बात करें तो तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है। लोहड़ी की अगर बात करें तो लोहड़ी जो है आपके पंजाब है ना, यहाँ पे आपका सेलिब्रेट होता है। भोगाली बिहू, ठीक है, भोगाली बिहू जो है आपका ये असम में सेलिब्रेट होता है। आपका माघी है, माघी जो है बच्चे आपका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे आपका सेलिब्रेट होता है। आपका भोगी है, भोगी जो है आपका आंध्रा और तेलंगाना यहाँ पे सेलिब्रेट होता है। संक्रांति है, अधिकतर जो उत्तर भारत के जो स्टेट है जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे से संक्रांति कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि इवेंट एक ही है, बस क्या है कि अलग अलग नामों से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है। ठीक है, तो ये जहां जहां पे आपके नाम है, अभी तो पोंगल आया बच्चे एग्जाम में, ठीक है, पोंगल के अलावा कोई भी आ सकता है, भोगाली भी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, असम में आपका मनाया जाता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों मनाया जाता है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, आईटीसी लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। आईटीसी लिमिटेड का हेडक्वार्टर बच्चे आपका कोलकाता में है। इसका थोड़ा सा 2-3 चीजें याद रखना। आईटीसी जो है ना बच्चे, ये पहले जब बनी थी तो इससे बनाया गया था इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के रूप में। ठीक है, 1970 में इसका नाम बदल करके इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड कर दिया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। 1970 में जो इसका नाम चेंज कर दिया गया, पहले इंपीरियल था, यानी कि ब्रिटिश कंट्रोल में था, इंपीरियल था। जब देश आजाद हुआ तो 1970 में जो है इसे आपका इंडिया कर दिया गया। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी याद रखना, इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड है और हेडक्वार्टर जो है इसका कोलकाता में है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन भारत का पेशेवर बैडमिंटन एकल खिलाड़ी है। पेशेवर बैडमिंटन एकल खिलाड़ी, बैडमिंटन के खिलाड़ी बच्चे इनमें से कौन है, साइना नेहवाल है ना। बाकी जो है सानिया मिर्जा टेनिस, अब तो रिटायर हो गए, लेंडर पेस टेनिस रिटायर हो गए, पंकज आडवाणी ये जो है आपके हैं बिलियर्ड्स, ठीक है, या फिर स्नूकर। भारत के लिए सबसे ज्यादा चैंपियनशिप बचे, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गई, एशियन चैंपियनशिप हो गई, बिलियर्ड्स में, स्नूकर में, वो इन्होंने ही जीते, पंकज आडवाणी ने। इनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, निम्नलिखित कवियों में से किस कवि ने कविताओं की पुस्तक मधुशाला लिखी थी। मधुशाला किसकी है, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन कौन बच्चे, अमिताभ बच्चन के पापा। ठीक है,
अभिषेक बच्चन के दादा। अच्छा, गांधी इन चंपारण, ये जो है आपका बच्चे एक लेख है, किताब है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा है आपका दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर ने। किसके द्वारा लिखा गया है? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। राइटर का नाम और बुक का नाम याद रखना बच्चे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में सूचीबद्ध होने वाली भारत के 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? तो ये है बच्चे आपकी, अब यहाँ पे 14th पूछा हुआ है ना, 14वीं, ठीक है। तो इसके मैं आपको एक लिस्ट दे रही हूँ, ठीक है। इसका आंसर आपका कुंभ मेला है। एक लिस्ट देती हूँ बच्चे। स्टार्टिंग में जब शुरू हुआ था यहाँ पे लिस्ट होना, भारत की सबसे पहले जो चीजें यहाँ पे लिस्ट हुई थी अमूर्त वाली कल्चरल साइट में, सबसे पहले आपका कुटियाट्टम है, यह आपका बच्चे संस्कृत थिएटर है 2008 में। उसके बाद में आपका वैदिक चैंटिंग है 2008 में। उसके बाद में आपका रामलीला 2008 में, ठीक है। जो रीसेंट वाले हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, 2016 में जो है आपका नवरोज है, 2016 में ही आपका योगा है, 2017 में आपका कुंभ मेला है, 2021 में जो है आपका दुर्गा पूजा है कोलकाता का, और 2023 में जो है आपका गरबा है गुजरात का, ठीक है। तो ये जो है आपके रीसेंट वाले हैं, और ये जो है आपके सबसे पहले 2008 में, एक ही साल में जो है 3 लिस्ट हुए थे, तो इनको आपको याद रखना। बाकी 2014 का पूछा हुआ है, तो 2040 सॉरी, जो 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक थी, ये बच्चे आपका 2016 में है कुंभ मेला, ठीक है। जो कुंभ मेला है, सॉरी 2017 में है आपका कुंभ मेला, ठीक है। तो इस तरीके से 2016 के 2 हैं, एक 17 का, एक 21 का, एक आपका 23 का है। ये सबसे लेटेस्ट है अभी, मतलब टोटल है आपके 15। भारत की तरफ से टोटल जो है आपके कितनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट है, ये है आपके 15, जो कि यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। अच्छा, भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो कि 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो भारत का वो पड़ोसी देश जो कि भारत की मदद से आजाद हुआ है, ठीक है। भारत ने बच्चे बांग्लादेश को लिबरेट करवाया था। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो है आपका हुआ था, उसमें भारत के सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी, बांग्लादेश के लिए युद्ध लड़ा था पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है। तो 26 मार्च 1971 को एक नया देश बना था, यह आपका बांग्लादेश। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम था? लिंगानुपात सबसे कम, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, आपका बिहार है, तो ये है आपका हरियाणा। सबसे कम पूछे तो हरियाणा, सबसे ज्यादा पूछे तो केरला, है ना। ये 2011 के सेंसस है। केरला के पास में जो है आपका 1084, ठीक है, फीमेल्स है हर 1000 आदमी पे। और हरियाणा की अगर हम बात करें तो सबसे कम है यहाँ पे, 1000 आदमियों पे जो है आपके 877 ही फीमेल है, ठीक है। तो केरला हाईएस्ट है, हरियाणा आपका सबसे लोएस्ट है। बेसिक है डेटा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अच्छा, हेमिस 2 दिन तक चलने वाला धार्मिक उत्सव है, ये भारत के किस भाग में सेलिब्रेट किया जाता है? ये आपका सेलिब्रेशन होता है बच्चे लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख में, और भी लद्दाख का जो कल्चर है ये बहुत ही कह सकते हैं ना, वैसे तो बच्चे हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत जगह ऐसी कम्युनिटीज हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर एक ही जगह में मिलेगी, बाकी उसका जो कल्चर है, वो जो कम्युनिटी है वो पूरे देश में आपको कहीं नहीं मिलेगी, है ना। ठीक उसी तरीके से जो आपकी कम्युनिटी है लद्दाख की कम्युनिटी, ठीक है। लद्दाख में जो लोग रहते हैं ना, ये जो तिब्बतियन बौद्ध धर्म है उसके इन्फ्लुएंस पे है, मतलब उनका जो कल्चर है, इनका जो कल्चर है बहुत ज्यादा सिमिलर है। आपको पता है आज भी जो है, अभी तो हम पेपर्स में पढ़ते हैं, न्यूज में जो पढ़ते हैं कि चाइना और भारत के बीच में जो है बाउंड्रीज है, दोनों देशों की जो है आपस में बाउंड्री पे जो है टेंशन होता है, ये होता है वो होता है, लेकिन आज भी जो है लद्दाख के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं या फिर तिब्बत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनके चरवाहे जो पशुपालक हैं, याक पालन का काम करते हैं, याक हार्वेस्टिंग होती है वहाँ पे, ठीक है, याक पालन का काम करते हैं ना, उनको बच्चे किसी, उनके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है। उनके याक एक जगह से दूसरी जगह चरने के लिए जाते हैं, ठीक है, उनका आपस में जो है आपका लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है। तो इस तरीके से कुछ उनका कल्चर है, बेसिकली एक ही कल्चर है, बस बाउंड्री से जो है हमने उनको बांट दिया है, ठीक है। तो लद्दाखी कम्युनिटी जो है आपका, लद्दाख में एक फेस्टिवल बच्चे आपका होता है, रिलीजियस फेस्टिवल है, इसका नाम है हेमिस। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे क्या क्या मनाया जाता है? तो लद्दाख में आपका लोसर भी होता है बच्चे, ठीक है। ये आपका तिब्बती न्यू ईयर है, ठीक है, तिब्बती न्यू ईयर है, और ये आपका 15 दिनों तक मनाया जाता है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे मनाया जाता है, हेमिस फेस्टिवल है। हेमिस मॉन्स्ट्री के बच्चे, हेमिस मॉनेस्ट्री का नाम है, और ये जो है गुरु पद्म संभव, ठीक है, बौद्ध धर्म के गुरु पद्म संभव के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाने वाला 2 दिनों का फेस्टिवल है। आपका स्पुतिक गस्तर है, स्पुतिक गस्तर जो है आपका, ये भी एक फेस्टिवल है, ठीक है, स्पुतिक मॉन्स्ट्री में मनाया जाता है। आपका दोस्मेक, ठीक है, दोस्मेक जो है आपका, ये भी फेस्टिवल है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका दिस्तिक में, लेह में, लिकिर में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। साका दावा बच्चे आपका बुद्धिस्ट फेस्टिवल है,
ये आपका पूरे के पूरे लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यूरुक आबग्यात है, आपका फ्यांग सेदप है, आपके माथु नागरंग है, आपके थिक्से गस्तर है। ठीक है, थिक्से भी यहाँ पे मॉन्स्ट्री का नाम है, उसी के नाम पे है। ठीक है, एक और याद रखना, ये आपका फेस्टिवल ऑफ ऑरिकल्स, लद्दाख में फेस्टिवल ऑफ ऑरिकल्स के नाम से जाना जाता है फेस्टिवल, इसका नाम है माथो नागरंग। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे इनका है। एग्जाम में अभी तक जो है आपका सागा दावा आ चुका है, ठीक है, हेमिस आपका आ चुका है, ठीक है, लोसर तो बहुत बार आ चुका है, ठीक है, आपके डोम्स के फेस्टिवल भी आता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आपके फेस्टिवल्स हैं जो कि लद्दाख के लोग मनाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है? अब हमारी जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी जो है आपकी कैपिटल में बता देती हूँ, कोई भी एग्जाम में आए तो याद रखना, वैसे लगभग सबकी आपको याद होनी चाहिए। पहला आपका अंडमान निकोबार है, पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम चेंज हो गया है विजयपुरम। नाम क्या है? श्री विजयपुरम, इसका नाम चेंज हो गया, बदल करके इन्होंने कर दिया है। ठीक है, उसके बाद चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव एक ही आपका यूनियन टेरिटरी है, दमन में इसकी कैपिटल है। दिल्ली की नहीं दिल्ली है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है। ठीक है, समर में और विंटर में जो है आपका जम्मू है, जब बर्फ पड़ जाती है। लद्दाख की बात करें तो समर में आपका लेह है और सर्दियों में जो है आपका कारगिल है। ठीक है, लक्षद्वीप की बात करें तो कावरती है, पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी है। तो ये हमारी यूनियन टेरिटरीज है और यूनियन टेरिटरीज की जो है कैपिटल है। यहाँ पे पूछी हुई लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप की है आपकी कावरती। अगला बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी है भारतीय फील्ड हॉकी और भारतीय हॉकी टीम का पूर्व कप्तान रहा है? तो इनमें से बच्चे आपके हैं धनराज पिल्ले। ठीक है, धनराज पिल्ले जो है ये हमारी टीम को लीड कर चुके हैं। ठीक है, हमारी टीम को लीड कर चुके हैं। अभी रिसेंट जो हमारी टीम है ना, उसकी जो कैप्टन है हमारे, वो है हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, उनका नाम याद रखना। अच्छा, रॉबिन्सन क्रूसो उपन्यास किसने लिखा है? रॉबिन्सन क्रूसो बुक का नाम है, नोवेल का नाम है, ये लिखी गई है आपके डेनियल डेफो के द्वारा। ठीक है, डेनियल डेफो के द्वारा लिखी गई है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध शास्त्रीय भारतीय नृतक है? ये शायद आपका हो गया एक बार, है ना। निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय भारतीय नर्तक है? ये है बच्चे आपके उदय शंकर, है ना, ये हमने पहले पढ़ा था, अलग तरीके से क्वेश्चन था। अंजलि इला मेनन को हम पढ़ चुके हैं, पेंटर। ठीक है, सतीश गुजराल पेंटर, भीमसेन जोशी सिंगर। तो उदय शंकर जो है आपके, ये है आपके नर्तक। ठीक है, तो ये जो है इनको आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चे इन्होंने एक ऐसा फॉर्मेट स्टार्ट किया जिसमें कि यूरोप का यानी कि पश्चिम का बैले और भारत का जो शास्त्रीय नृत्य था, उन दोनों को मिक्स करके जो है एक नया फॉर्म बनाया गया डांस का। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? भारतीय आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक। अगला बच्चे, डैश G8 का एकमात्र एशियाई सदस्य है। अब एग्जैक्टली है क्या? ये क्वेश्चन आपका पुराना हो चुका है बच्चे, अब ये आपका नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा इसलिए क्योंकि G8 तो है नहीं अभी। G8 अब G7 हो चुका है, एक देश यहाँ से हट चुका है। ठीक है, तो बच्चे G7 के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। G8 जो है ना, इसमें आपके 8 देश थे। कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, रसिया है, अमेरिका है, यूके है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आप लोग देख रहे हैं कि 2 देश हैं जो एशिया के हैं, एक आपका जापान है, एक आपका रसिया है। ठीक है, ये 2 देश जो है आपके एशियन है। बाद में क्या हुआ बच्चे, आपका 2014 में रसिया जो है आपका यहाँ पे हटा दिया गया। रसिया को जब एग्जिट कर दिया गया तो ये जो आपके साथी कंट्री है, तो अब वर्तमान में से G7 कंट्रीज कहा जाता है। ठीक है, तो G7 कंट्रीज में जो है आपका इकलौता अभी एशियन कंट्री बच गया है आपका जापान। ठीक है, जापान जो है इकलौता यहाँ पे एशियन कंट्री है। पहले रसिया भी था, लेकिन रसिया जो है आपका यहाँ से आउट हो गया है। ठीक है, कौन से साल में आउट हुआ है? 2014 में, 2014 में। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपकी जो सबसे लंबी रेल सुरंग है ना बच्चे, वो है आपके पीर पंजाल में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आप लोग देखेंगे ना, हर दूसरे पहाड़ के नीचे सुरंग है बच्चे। चाहे वो रोड की कनेक्टिविटी है, चाहे वो ट्रेन की कनेक्टिविटी है, हर कनेक्टिविटी को पॉसिबल करने के लिए वहां पे सुरंगें बनाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भारत की सबसे लंबी लंबी सुरंगें आपको मिलेंगी। अच्छा, एक और सुरंग बच्चे अभी बन रही है, रेलवे जो है आपका टनल बना रहा है, जिसकी लेंथ है लगभग 14 किलोमीटर लंबी। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक बन रही है? उत्तराखंड में एक जगह है ऋषिकेश को कर्णप्रयाग से जोड़ने के लिए। ठीक है, तो ऋषिकेश से आपकी स्टार्ट होगी, कर्णप्रयाग तक जाएगी, और ये रेल लिंक जो है आपका, ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 अप्रैल में आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले जब तक ये नहीं बनता तब तक जो है आपका लगभग 11 किलोमीटर लंबी जो है आपकी ये पीर पंजाल रेलवे टनल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ये जो आपका जम्मू कश्मीर के पास में रिकॉर्ड है, अभी रहेगा, क्योंकि 2025 अप्रैल में कहा था इन्होंने। ठीक है, अभी तो खैर बनी नहीं है ना, बनी नहीं है बच्चे ये अभी।
इसको समय लगेगा अभी, ये शायद 2026 तक हो जाए कंप्लीट ना। काम तो इस पे है, बहुत सारे टनल्स तो बन भी गई हैं। जो सिलक्यारा वाला आप लोगों ने सुना होगा, उत्तराखंड में सिलक्यारे में जो मजदूर फंस गए थे झारखंड के ना, इसी पे हुआ था वो, यही आपका काम चल रहा है यहाँ पे, रिस्की से करने पड़ी आपको जोड़ने के लिए, ठीक है। अगला है डैश को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी भारत रत्न के प्राप्त करता है। डैश को छोड़ करके निम्नलिखित में से सभी भारत रत्न के प्राप्त करता है। तो बच्चे महात्मा गांधी को ऑप्शन बहुत आसान दे दिया है ना। महात्मा गांधी को कभी भी भारत रत्न नहीं मिला। भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, महात्मा गांधी को कभी भी नहीं दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा जो रिसेंट विनर्स हैं, बिल्कुल ताजी ताजी जो विनर हैं, इनके नाम याद रखेंगे। 2015 में जो है 2 लोगों को मिला था, आपके मदन मोहन मालवीय हैं और आपके अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ठीक है। 2019 में जो है आपका 3 लोगों को मिला था, प्रणब मुखर्जी को, नानाजी देशमुख को और भूपेन हजारिका को। भूपेन हजारिका के बारे में याद रखना बच्चे, भूपेन हजारिका जो है आपके, इनको शुद्धकांत भी कहा जाता है, ठीक है, इनको शुद्धकांत भी कहा जाता है और बहुत ही फेमस जो है आपके आर्टिस्ट रहेंगे। ये है आपके असम से, ठीक है, कहाँ से, असम से, ठीक है। तो भूपेन हजारिका को मिला था 2019 में। अभी जो आपके लास्ट मिले हैं वो 2024 में है। टोटल 5 पर्सनैलिटी हैं, 5 में से 4 जो है आपके पॉलिटिक्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं और 1 जो है आपके साइंटिस्ट हैं, ठीक है। साइंटिस्ट कहाँ है, ये हमारे MS स्वामीनाथन, ठीक है। इनको जो है ग्रीन रिवोल्यूशन का पितामह भी कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तिरुवनंतपुरम जो है इनकी जगह है, ठीक है, और इनको भी मिला है आपके 2024 में। बाकी जो है बच्चे आपके कर्पूरी ठाकुर है, लाल कृष्ण आडवाणी है, चौधरी चरण सिंह है, आपके PV नरसिम्हा राव है, ठीक है, सभी को जो है 2024 में दिया गया है। और एक और खास बात है कि 2024 में जितने लोगों को मिला है ना बच्चे, 5 लोगों को, 5 में से 4 जो है आपके मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है। 1 है जो अभी है, कौन है आपके, मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी। अगला है बच्चे रामेश्वरम कहाँ, कौन से राज्य में एक शहर है। तो रामेश्वरम देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा तमिलनाडु, ठीक है। ये देखिए बच्चे, दक्षिण भारत का राज्य है तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ना, तमिलनाडु की जो मेन लैंड है, मुख्य भूमि है, उसे छोड़ करके जो है एक आइलैंड पे जाना पड़ता है, बस यही आइलैंड बच्चे आपका रामेश्वरम है, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, ये रामेश्वरम है, तो तमिलनाडु में है आपका। अगला बच्चे नॉन स्टॉप इंडिया, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो किताब लिखी है मार्क टुली ने। नॉन स्टॉप इंडिया किसकी है, ये मार्क टुली की है। एक बेहतर भारत एक बेहतर दुनिया, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, यह है आपकी NR नारायण मूर्ति, NR नारायण मूर्ति। एक बेहतर भारत एक बेहतर दुनिया। अगला बच्चे चंदेल राजा निम्नलिखित में से किस मंदिर से संबंधित है। जो चंदेलों के द्वारा एक बहुत बड़ा बहुत फेमस जो है मंदिर समूह बनाया गया था, और ये आपका खजुराहो का मंदिर समूह, ठीक है। तो खजुराहो का मंदिर समूह जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ये किसने बनाया था, चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। ये भी बच्चे आपको याद रखना है। अगला है अनंतपुरा झील मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो कि डैश में एक झील में एक झील के बीच में बना हुआ है। तो अनंतपुरा मंदिर जो है बच्चे केरला में है, ठीक है। और जिस झील में बना हुआ है ना, उस झील का भी नाम आपको याद रखना है। यह है आपका लेकिन कासरगोड केरला, ये केरला का एक मंदिर है और यहाँ पे जो है आपका अनंत पद्मनाभन, ठीक है, इनकी जो है पूजा होती है बच्चे। अनंतपुरा झील में जो है आपका मंदिर बना हुआ है, ठीक है। और ये जो है आपका अनंतपुरा लेक टेम्पल इसे कहते हैं, ठीक है। अनंत पद्मनाभा ये जो है आपके भगवान है, इनकी पूजा जो है आपके यहाँ पे होती है, ठीक है। और है कहाँ पे बच्चे, जगह है आपकी कासरगोड केरला। अगला है आपका निम्नलिखित में से किसने भारत रत्न पुरस्कार अस्वीकार कर दिया था। देखो, भारत रत्न पुरस्कार जो है अस्वीकार किया गया था और कब किया गया था, ये भी याद रखना। ये आपके मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। इनको साल 1950 में भारत रत्न दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि जो सेवक होते हैं, यानी कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है, या फिर जो इस तरीके से पब्लिक पोस्ट पे होते हैं, ठीक है, चाहे वो मिनिस्टर हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है, उनको भारत रत्न लेना जो है शोभा नहीं देता है, ठीक है। वो देश के लिए काम करते हैं, देश को सर्विस देते हैं अपनी, ठीक है, उसके बदले उनको सैलरी दिया जाता है, ठीक है। तो उस काम के लिए जो है उनको ये पुरस्कार लेना उन्होंने स्वीकार नहीं किया, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। यह आपकी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 1950 में मिला था बच्चे। अच्छा, विश्व का सबसे ऊंचाई की दृष्टि से सैन्य अड्डा कौन से देश में है, तो ये आपका भारत में है। हम इसे क्या कहते हैं बच्चे, इसे कहा जाता है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। अगला है विश्व का सबसे बड़ा बैलिस्टिक उल्का प्रभाव क्रेटर भारत के किस राज्य में स्थित है। किसी जमाने में किसी एरा में बच्चे यहाँ पे महाराष्ट्र में
यहाँ पे उल्का पिंड गिरा होगा। अब उल्का पिंड तो गिर गया, ठीक है, वो जमीन जो है धंस गई, धीरे धीरे वहां पे पानी इकट्ठा हुआ और वहां पे जो है आपका क्या बन गया, एक झील बन गई। ठीक है, तो ये क्रेटर से बनी हुई एक लेक है, इसे कहता है बच्चे आपका लोनार लेक। ठीक है, लोनार झील इसे कहा जाता है। ये आपका बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखना इसे। इकलौती मतलब ऐसी झील है भारत के अंदर जो कि उल्कापिंड से बनी है, यानी कि क्रेटर लेक है। नाम याद रखना, लोनार लेक है। अच्छा, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच कौन से देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये जो है आपके सर्बिया के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच बच्चे टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बेसिकली हमारे जो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। उसमें स्ट्रैटेजी के किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके बेस पे कुछ हमारे जो नई चीजें हैं, है ना, वो भी हम जो है देख रहे हैं साथ में। तो इसमें बच्चे आपको क्या करना है, मैंने जैसे कहा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है आपका इसके लिए है ना, सिर्फ जो है आपका ऐसा नहीं है कि जो एसएससी वाले बच्चे हैं उन्हीं के लिए है। जो बच्चे एनएचपीसी वाले बच्चे हैं आपको भी बहुत बेनिफिट इससे मिलेगा। ठीक है, बहुत बेनिफिट इससे मिलेगा। तो ये भी जो है आपको ये क्लासेस आपको देखनी है, क्योंकि स्टैटिक का पोर्शन वहां पर भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, स्टैटिक जीके या फिर मिसलेनियस जिन्हें हम कह सकते हैं, ठीक है, इनके क्वेश्चन आएंगे। वो बात सही है कि अभी जो है ये बहुत बेसिक से लेवल के आपको लग रहे होंगे, क्योंकि काफी बार जो है आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे। लेकिन इसका ही जो आपका थोड़ा सा कह सकते हैं टफ वर्जन जो है ना, वो जो है बच्चे आपको देखना है। ठीक है, तो बाकी जो है दिवाली की सेल चल रही है ना, दिवाली की सेल चल रही है। और दिवाली की सेल का फायदा आप इस तरीके से उठा सकते हैं कि जो बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं ना, उन कोर्सेज में जो है आपके 50% ऑफ है। ठीक है, तो वहां पे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी जो है चीजें आपके लिए सस्ती रहेंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा पैसा बच जाएगा आपका। उसके अलावा एनएचपीसी के लिए बच्चे आपके दोनों टेक्निक जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मिलेंगी। टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल भी है। जो टेक्निकल है ना बच्चे, उसमें आपका आप देखेंगे तो टोटल टेस्ट जो है आपके 28 है और फुल टेस्ट में जो है आपका नॉन टेक है। ठीक है, फुल टेस्ट में आपका नॉन टेक है। बाकी जो आपको 28 टेस्ट है ना, इसमें जो है आपका टेक्निकल है। बाकी जो आपके नॉन टेक्निकल है इसमें आपके 10+6 है। तो 10 जो है आपके टोटल, जैसे 60 नंबर का नॉन टेक आना है तो 60 नंबर का नॉन टेक वाले टेस्ट है आपके 10, जिसमें आपका जीके भी है, जिसमें आपका रीजनिंग भी है, मिक्स है ना। और जो आपके 6 टेस्ट हैं ये है आपके जनरल अवेयर्स के, जनरल स्टडीज कह सकते हैं। इसमें आपके साइंस का अलग टेस्ट है, जीके का अलग टेस्ट है, आपका करेंट अफेयर का अलग टेस्ट है। इस तरीके से इसका बेनिफिट आप उठाइए, जितने दिन बचे हुए हैं उसमें थोड़ा सा अपने आप को पुश कीजिए। जितना ज्यादा हो सकता है मॉक टेस्ट दीजिए, जितने ज्यादा हो सकते हैं प्रैक्टिस सेशन देखिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए। ठीक है, क्योंकि यही जो है इन बचे हुए दिनों में किया जा सकता है। ठीक है, और रिवाइज करिए, आपके जो नोट्स हैं उसको जो है रिवाइज करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।